Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और ये हैं 30 और 31 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 29 अगस्त के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, आयातित वस्तुओं को क्लियर करने के बाद उन्हें सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को क्या समय सीमा दी गई है? आंसर है 14 दिनों के भीतर सीमा शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 29 अगस्त। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? तो प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नई दिल्ली में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जो ध्यानचंद के सम्मान में बनाया गया था, वहीं विभिन्न भारतीय हॉकी टीमों के बीच दोस्ताना मैच का आयोजन किया जाता है। और ये है मेजर ध्यानचंद और नेशनल स्पोर्ट्स डे ट्रिब्यूट है ये हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद को उनके बर्थडे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? 28 अगस्त 2020 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के तहत राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। राज्य को सीमा मुद्दे पर असम राज्य सरकार के साथ जल्द ही वार्ता शुरू करनी है। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रदान करती है। यह इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा करती है। और ये है इंडिया के मैप में अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? आंसर है केरल सरकार के द्वारा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटनाओं के कारण एक वर्ष में लगभग 30 मछुआरे समुद्र में अपनी जान गंवा देते हैं। इस संदर्भ के तहत केरल सरकार ने अधिक कुशल बचाव प्रदान करने के लिए समुद्री एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के विजिनजाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की। मरीन एम्बुलेंस प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और बचाव कार्यों में भी माहिर है। एम्बुलेंस 5 लोगों को एक साथ महत्वपूर्ण देखभाल प्रदान करने में सक्षम है। एम्बुलेंस स्कैनिया इंजनों पर चलती है और अधिकतम 14 समुद्री मील की गति से चल सकती है। एम्बुलेंस को इंडियन रजिस्ट्री ऑफ शिपिंग के मानकों के तहत डिजाइन किया गया है। अन्य समुद्री एम्बुलेंस जिन्हें तैनात किया जाना है वे हैं प्रत्यूषा और करुणा। तैनात की जाने वाली एम्बुलेंस इस प्रकार हैं, जैसे कि तिरुवनंतपुरम में प्रतीक्षा, एर्नाकुलम में प्रत्यूषा और कोझिकोड में करुणा। और ये है वो एम्बुलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश के झांसी में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना, देश तथा विश्व में इनका विपणन करना और किसानों को उद्यमी बनाना है। प्रधानमंत्री के अनुसार जब किसान और कृषि उद्योग का रूप लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसे भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में वर्ष 2014 में स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय का मुख्य
का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में स्थित है। विश्वविद्यालय को कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सीधे वित्त पोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के अनुसार MBBS पाठ्यक्रम में किस मॉड्यूल को नया जोड़ा गया है? आंसर है महामारी प्रबंधन। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के सुपर सेशन के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स BOG ने घोषणा की है कि महामारी प्रबंधन को MBBS पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्रमुख चिकित्सा शिक्षा नियामक ने कहा है कि मेडिकल छात्र इस मॉड्यूल को इसके सामाजिक, कानूनी और अन्य भागों के साथ सीखेंगे। यह मॉड्यूल फाउंडेशन कोर्स से अंतिम वर्ष के स्नातक कार्यक्रम तक विस्तारित होगा। यह डॉक्टरों को कोविड-19 जैसी महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में कौन शीर्ष पर है? आंसर है स्विट्जरलैंड। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। औसत वेतन के मामले में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। वहां का औसत वेतन 5,989 अमेरिकी डॉलर, करीब 4.49 लाख रुपए है। वो 106 देशों में औसत इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड टॉप पर है। भारत में प्रति माह औसत वेतन 32,800 रुपए यानी 437 डॉलर है। चीन में स्विट्जरलैंड के बाद 4,014 डॉलर के साथ लग्जमबर्ग दूसरे और 2,64,900 रुपीज यानी कि 3,534 डॉलर के औसत मासिक वेतन के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? आंसर है उत्तर प्रदेश। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पद्म भूषण और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाने की योजना की शुरुआत कर दी है। उप मुख्यमंत्री ये माननीय केशव प्रसाद, इन्होंने इसका लोकार्पण किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत ऐसे 19 खिलाड़ियों के घर तक बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 30 अगस्त को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विकास के लिए लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के समग्र आर्थिक विकास में कार्यनीति महत्व को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। तदनुसार लघु उद्योगों के लिए सरकार से नीति समर्थन की प्रवृत्ति लघु उद्यम वर्ग के विकास हेतु सहायक और अनुकूल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? आंसर है सिंगापुर। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत और सिंगापुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है। सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और उनके सिंगापुर में समकक्ष चैन हेंग के द्वारा की गई। दोनों अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा जुड़ाव के मुद्दों पर चर्चा की है। बैठक के अंत में दोनों देशों ने मानवीय सहायता और आपदा राहत पर पारस्परिक कार्यान्वयन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस वार्ता का उद्देश्य जो है वो दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा सहयोग के साथ रणनीतिक मुद्दों और भू राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए एक नियमित मंच प्रदान करना है। इस बैठक में आतंकवाद का मुकाबला करने और एक दूसरे की नौसेना को सुविधा और रसद सहायता प्रदान करने पर भी चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में देश का पहला कोरोना सुरक्षित स्कूल किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर है हरियाणा के सोनीपत में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हरियाणा में सोनीपत शहर के लिटिल एंजल्स स्कूल में देश के पहले कोविड सुरक्षित परिसर शुरू हुआ है। परिसर का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन और प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कार्यक्रम में पहुंचकर किया। स्कूल में मेट्रो एंट्री गेट की तर्ज पर 2 सेंसर संचालित और संपर्क रहित टर्न स्टाइल गेट बनाए गए हैं। एक गेट से छोटे और दूसरे से बड़े बच्चों का प्रवेश होगा। प्रवेश से पहले उनके हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे, थर्मल स्कैनिंग और हाजिरी लगेगी। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही गेट खुलेगा। इसके लिए हर गेट पर टैब लगाए जाएंगे हैं जिनके माध्यम से ये सभी प्रक्रियाएं पूरी होंगी। विद्यालय परिसर में जगह जगह हैंड सैनिटाइजर रखे गए हैं। हर कमरे का फर्नीचर बदला गया है और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के लिए हर बेंच पर शीशे लगाए गए हैं। बेंच पर केवल एक छात्र ही बैठेगा। शिक्षक अपनी ऑनलाइन कक्षाएं लैपटॉप के माध्यम से करेंगे ताकि जो घर पर विद्यार्थी हैं वह भी अपनी पढ़ाई समय पर कर सकें। विद्यालय परिसर हाई स्पीड इंटरनेट से युक्त होगा और कक्षाओं को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग के साथ जोड़ा गया है और ऐसी होंगी कुछ ये कक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? आंसर है वर्ल्ड बैंक ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। विश्व बैंक ने चीन समेत 4 देशों की अनियमितताओं के चलते कारोबार सुगमता के संबंध में जारी की जाने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन फिलहाल रोक दिया है। चीन के अलावा 3 अन्य देश संयुक्त अरब अमीरात, अजरबैजान और सऊदी अरब हैं जो इस गड़बड़ी की सूची में शामिल हैं। विश्व बैंक ने पिछले 5 सालों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची की समीक्षा करने का फैसला किया है और इस साल अक्टूबर में प्रकाशित की जाने वाली कारोबारी साख सूची का प्रकाशन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक विश्व बैंक के अनुसार ये देश 2019 में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में भारत से ऊपर थे और ये है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? आंसर है गोवा में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा और ये है उसका लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम के विस्फोट का वीडियो किस देश ने जारी किया है? आंसर है रूस ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। रूस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम के विस्फोट का 40 मिनट का वीडियो जारी किया। इस बम को जार बम कहा जाता है। यह हिरोशिमा नागासाकी के एटम बम लिटिल बॉय ऑफ फैट मैन की तुलना में 3333 गुना अधिक विनाशकारी माना जाता है। हाइड्रोजन बम का परीक्षण सबसे पहले नोवा जेमलिया आर्कटिक महासागर के एक द्वीप समूह पर किया गया था। जारी किए गए वीडियो का शीर्षक था टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ द क्लीन हाइड्रोजन बम विद अ यील्ड ऑफ 50 मेगाटन है। वीडियो में दिखाया गया कि बम कैसे बनाया गया और परीक्षण तक ले जाया गया। जार USSR और अमेरिका के बीच लंबे समय तक चलने वाली परमाणु दौड़ का एक उत्पाद था। यह बम 26 फीट लंबा था और इसका वजन 27 टन से अधिक था। हाइड्रोजन बम परमाणु संयंत्र प्रतिक्रियाओं द्वारा अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। हाइड्रोजन बम का अब तक किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये है वो हाइड्रोजन बम का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने
कोविड-19 वॉरबॉट डिजाइन किया है? आंसर है त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। डॉक्टरों की एक बड़ी मदद करने के लिए त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने एक वैज्ञानिक ने एक रोबोट डिजाइन किया है जो डॉक्टरों और नर्सों स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमित होने से रोक सकेगा जब ये वायरस से संक्रमित रोगियों के संपर्क में आते हैं। तब रोबोट को कोविड-19 वॉरबॉट नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो कुछ इस तरह दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आंसर है केरल में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केरल में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यह केंद्र महिला उद्यमिता को गति देगा। यह एक व्यवसाय शुरू करने, विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों को मार्केट करने के लिए घर से दूर तक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा। महिला व्यापार केंद्र महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र में महिलाओं के लिए संगीत, नृत्य और रंगमंच जैसे कला और सांस्कृतिक रूपों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को समर्पित स्थान प्रदान किया जाएगा। इमारत में बच्चों के लिए क्रेच और एक डे केयर सेंटर भी होगा। इस केंद्र की स्थापना केरल के ग्रीन पार्क पहल के तहत की जाएगी। और ये है भारत के नक्शे में, यहाँ पे है केरल, ये है केरल का एरिया, यह है पूरा केरल। कोचीन है, मुन्नार है और ये है त्रिवेंद्रपुरम और केंद्र। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और उनको हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।